बात बेगुनाह मुसाफिरों की हो रही थी। तुम कौन सी गैब ना होकर मरने वाले फिदाई मुसाफिरों को बेगुनाह करार दे सको। कुदरत का एक अपना निज़ाम मकाफात है जिस पर फिजाओं में भी अमल होता है। इस पर कुछ कहना बिल्कुल बेसूद है। वो खाने से फारिग होने के बावजूद बहस में उलझे हुए थे। मैंने खामोशी से कुर्सी सरका कर अपनी जगह छोड़ दी। इस वक्त मेरा ज़हन अचानक आइज़क बेल में उलझ गया था। चंद रोज पहले तक नादरा का वो फ्लैट हमारे लिए बहुत महफूज था। मैंने फ्लैट पर दुश्मनों की किसी मुहिम जोई के इम्कान को सख्ती से मुस्तरद कर दिया था, मगर इस वक्त मेरे ज़हन में शुबहात सर हुबार रहे थे। खराबी की असल इब्तदा वीरा की अगवा से हुई थी, जहां दूसरों को अजियत पहुंचाकर लज्जत हासिल करने के बदतरीन ज़हनी मर्ज में मुब्तला था। पिछली रात वीरा ने ब्लैक सी पर मुझे अपने ज़ेरे बदन पर वो मुतअद्दिद नील दिखाए थे जो जान के काटने के नतीजे में वजूद में आए थे। जान की सरकत से वीरा को इस खबीज से घिन आने लगी थी। बार बार किसी अजियत से बचने के लिए उसने जान को फ्लैट का फोन नंबर दिया था। इस वक्त वो पूरी तरह आज़ाद और खुद मुख्तार था। उसने राज अलमेडा के साथ न जाने किस किस को इस फोन नंबर से आगाह कर दिया था। इन राब्तों के जरिए वो नंबर आइज़क बेल तक पहुंचा था और मुझे यकीन था कि शहर में मौजूद मुतअद्दिद दूसरे लोग भी इस नंबर से वाकिफ हो चुके थे। इनमें अमरीकी कौंसल खाने के सरगर्म अराकीन सरे फहरिस्त हो सकते थे। वक्ती तौर पर वो लोग खाइफ होकर दब गए थे। सागा की मौत के बाद मकामियों से उनके राब्ते भी खत्म हो चुके थे, लेकिन वो बुनियादी तौर पर तखरीबकार थे और मकामी जराइम पेशा अफराद के बारे में यकीनन ठोस मालूमात रखते थे। इन्हें अपने तकरीबी रवाबत के लिए खासा वक्त मिल चुका था। वो खुद सामने आए बगैर किराए के मुतअद्दिद बदमाशों को मेरी राह पर लगा सकते थे। मेरे खिलाफ इस वक्त तक बराह रास्त कोई कार्रवाई न होने का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि वो मेरे खिलाफ कोई ठोस मनसूबाबंदी कर रहे थे और मुतअद्दिद ओछे हमले करके मेरे आवाज पर आगंदा करने के बजाय एक ही बार में मुझसे छुटकारा हासिल करने की पॉलिसी पर कारबंद थे। ये हैरत अंगेज बात थी कि एक जमाने में मैं खुद जेरे जमीन दुनिया के नामवर लोगों में शामिल रहा था, मगर गफूर भट्टी और हाजी दिल मुराद के नामों से मेरे कान कभी आशना नहीं हो सके थे। मेरी ही तरह शायद अमरीकी तकरीबकार भी इन दोनों बड़े नामों से बेखबर थे जो इनके मकासद की तकमील के लिए भरपूर वसाइल रखते थे। महाराज दिन उर्फ माजा, बदरुदादा और सागा जैसे बहुत से मोहरे मेरे खिलाफ मैदान में उतारे और बुरी तरह पिटवाए गए, लेकिन किसी ने इन लोगों से रजू नहीं किया जो बहरोबर की वसतों में अपने काले धंधों को पूरे एतमाद से फरोग दे रहे थे। इस बारे में दूसरी हैरान कुन बात यह थी कि शहर के बाखबर लोगों के बेखबर होते हुए भी राजुन और विक्रम को यह मालूम था कि राज अलमेडा की मौत के बाद कराची में हाजी दिल मुराद इनकी भरपूर मदद कर सकेगा। हाजी दिल मुराद कोई गुमनाम आदमी नहीं था, लेकिन यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि राह के एजेंटों ने उसी का रुख क्यों इख्तियार किया। इस पूरे चक्कर का तशवीशनाक पहलू यह था कि राजन और विक्रम के जरिए हाजी दिल मुराद को अमरीकी सफारती हलकों में रसाई हासिल हो जाती तो वो लोग अपने मजमूम मकासद की तकमील और कराची के साहिली वसाइल पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए हाजी दिल मुराद के आदमियों को जदीद तरीन असलहे से लैस करके एक मुतवाजी फौजी ताकत के तौर पर परवान चढ़ा सकते थे। ऐसी किसी खौफनाक साजिश के नताइज का अंदाजा गैर मामूली जहानत के बगैर भी लगाया जा सकता था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा देर तक इस बारे में सोचता रहा। इस शैतानी इत्तेहाद के अमल में आ जाने के बाद मेरे लिए खतरात में बेपनाह इजाफा हो सकता था। राजन और विक्रम हमारे हाथ आ जाते तो ये खतरात टल सकते थे। सोचते सोचते मेरे ज़हन में एक बारीक सा नुक्ता आ ही गया। राजन और विक्रम बहरी रास्ते से आए थे। इनकी मेहमानदारी की जिम्मेदारी सागा ने उठाई थी। निल्लोर नामी वीरान समंदरी घाट तक पहुंचने के लिए जरूरी था कि उसे मुतलका बातें मालूम होती। वो गफूर भट्टी का शनासा भी था और राह के एजेंटों ने होटल में मुंतकिल होने से पहले काफी वक्त उसके साथ गुजारा था। ज्यादा इम्कान यही था कि सागा ने इन्हें हाजी दिल मुराद के बारे में बताया हो। मेरे बाद सुल्तान शाह भी ड्राइंग रूम में आ गया और मेरे करीब बैठकर राजदाराना लहजा में बोला, आज वीरा कुछ ज्यादा ही चहक रही है। मालूम होता है कि रात की समंदरी तफरीह ने उसके ज़हन पर खुशगवार असर डाला है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैंने कड़ी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। गफूर भट्टी तुम्हारा बेदस्तोपा कैदी था। तुम दोनों की मदद के लिए बोर्ड पर 3 मल्लाह भी थे। रात का पूरा सफर सुकून ही से गुजरा होगा। वैसे वीरा वापस आई तो शराब नोशी की कसरत से उसकी आंखें मुतवर्रम थी। वो हमेशा ही ज्यादा पीती है। मैंने बेरुखी से कहा, इसमें नई क्या बात है? कुछ भी नहीं। वो मुस्कुरा कर ठठाई से बोला, बस इतनी सी बात है कि आज वो तुमसे बात करते हुए कतरा रही है, जैसे उसे कोई चोरी खुल जाने का डर हो। मालूम होता है कि तुम दोनों में कोई समझौता हो गया। बस अब अपनी जुबान पर काबू रखो। मैंने सख्ती से उसे डांट दिया। तुम्हारी ये जहरीली बातें गजाला के कान में पड़ गई तो वो सोच सोच कर कई दिन तक हलकान होती रहेगी।
जब मैंने एक तब्दीली नोट कर ली है तो उसने भी कुछ ना कुछ तो महसूस किया होगा। हो सकता है कि वो इस वक्त भी इसी बारे में सोच रही हो। औरतों के लिए तुम्हारी मर्दाना वजाहत की कशिशें उसे परेशान करने लगी है। इसे कहो कि सोते हुए मेरे चेहरे पर थोड़ा सा तेजाब डाल दे। मैंने तलखी से कहा, ला हौला वला कुव्वत। वो चिल्ला कर बोला, तो मेरी हर बात का गलत मतलब समझते हो। मैं हल्के फुल्के अंदाज में तुम्हें उसकी फिक्रमंदी से बाखबर करना चाह रहा हूँ और तुम बात बढ़ा रहे हो। इससे मेरी तरफ से क्या फिक्रमंदी लाहक है? मैंने मोहतात लब लहजा में पूछा। मैंने मेज पर बिला वजह ही नादरा का जिक्र नहीं छेड़ा था। वो धीमी आवाज में बोला, रात को उसे गुस्सा था कि खूबरू औरतें तुमसे मिलकर ये क्यों भूल जाती हैं कि तुम शादीशुदा हो। इसमें नादरा का जिक्र कहाँ था? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा। उसे यही फिक्र थी कि गफूर भट्टी की लाइन से बैरून मुल्क रवाना होने के लिए वो कराची आएगी तो तुम पर डोरे डालने की कोशिश जरूर करेगी। मैं उसे जताना चाह रहा था कि यह खतरा टल चुका है। इस वक्त तुम्हारे दिमाग पर शायद शैतान सवार है। पहले वीरा की गीबत कर रहे थे और अब नादरा का जिक्र निकाल बैठे हो। तुम्हारे ज़हन पर औरतें क्यों सवार रहने लगी हैं? मेरे जवाबी हमले पर वो तिलमिला उठा और तन कर बोला, मैं औरतों पर लानत भेजता हूँ। तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी माँ भी एक औरत थी। मैंने उसे मजीद चिढ़ाया, माँ सिर्फ माँ होती है, वो औरत नहीं होती। उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। इस वक्त फोन की घंटी बज उठी। मैंने जल्दी से रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से कमांडर सईद बोल रहा था, मुबारक हो, सुना है कि तुम रात को अपना काम कर आए। मेरी आवाज पहचानते ही उसने कहा, हाँ, वाकयात तेजी से आगे बढ़े हैं, शाम तक कोई ना कोई नतीजा सामने आ जाएगा। मुझे खुशी है कि मेरे मुसव्वरों की मेहनत रायगां नहीं की। अगर तुम लोग बर वक्त नादिया को ना ले आते तो हमारे मुखबर ने हमें पटड़ी से उतार ही दिया था। इस वक्त इन सब पर बुरा वक्त आया हुआ है। बज़ाहिर तो यही मालूम हो रहा है। देखना है कि आने वाले दिन कैसे रहेंगे। इंशाल्लाह बेहतर ही रहेंगे। अव्वल खान मौजूद हो तो जरा उससे भी बात करवा दो। मैंने रिसीवर मेज पर रखकर अव्वल खान को आवाज दी और फौरन ही आ गया। वो दोनों कुछ देर तक फोन पर बातें करते रहे। कभी कभी अव्वल खान का कोई ताज्जुब अमेज फिक्रा मेरे कानों में पड़ जाता था। आखिरकार वो फोन बंद करके वहीं बैठ गया। अमरीकी सफारतकार थक हार कर अपने इस दावे से दस्तबरदार हो गए हैं कि सोराब गोट से मुत्तसिल वीराने में मरने वाला राडनी आर्क था। इस मामले में हमें जबरदस्त इखलाकी फतेह हासिल हुई है, मगर यह कैसे मुमकिन हुआ? मैंने ताज्जुब का इजहार करते हुए पूछा। उन्होंने सब कुछ फराम कर दिया था, लेकिन फिंगरप्रिंट्स के मामले में हार गए। रूसियों ने हमें रास अलमैडा के मुसद्दिका फिंगरप्रिंट्स फराम कर दिए थे। मजबूरन उन्हें जाली फिंगरप्रिंट्स पेश करने पड़े जो रास अलमैडा की लाश की उंगलियों के निशानात से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हमने बाद की पेचीदगियों से बचने के लिए रूस से असल फिंगरप्रिंट्स मिल जाने की खबर खुद ही फैला दी थी। यह हरबा काम कर गया। इसका मतलब है कि 1-2 रोज में रास अलमैडा की लाश भी अमेरिका भेज दी जाएगी। फिंगरप्रिंट्स वाली बात खुल जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। वो अमेरिकी शहरी था, खसकम जहां पाक। सुल्तान शाह ने छत की तरफ देख करते शुक्र अमेज लहजे में कहा, ये अच्छी खबर थी, अब एक बुरी खबर भी सुन लो। अव्वल खान ने कदर तवक्कुफ के बाद जुबान खोली। वो क्या? मैंने पूछा। इसी वक्त वीरा भी वहीं आ गई। तुम्हारे खिलाफ महाज खुल गया है। उन्होंने इस फ्लैट का फोन नंबर देकर दफ्तर खारजा में शिकायत की है कि इनका एक खतरनाक मतलूबा मुजरिम मुसलसल ये फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मकामी हुकाम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। इन्होंने तुम्हारी फौरन गिरफ्तारी का मुतालबा किया, मगर किस जुर्म में? सुल्तान शाह ने हैरत और ताज्जुब से पूछा। बरखुद्दार, तुम्हारा हाफजा कमजोर है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, मेरे खिलाफ इन लोगों का इनामी इश्तिहार अभी तक बरकरार है। वक्ती तौर पर वो मामला दब किया था, मगर कागजों पर जिंदा है। अब इनसे दबने की जरूरत नहीं। वीरा गुस्सीले लहजे में बोली, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करूंगी कि अमेरिकी सफारतकार मेरे बारे में बेबुनियाद गलतफहमियां फैला रहे हैं। मुझे डैनी या किसी और ने अगवा नहीं किया, बल्कि मैं अपनी मर्जी से पाकिस्तान में मुकीम हूं। यह नहीं हो सकेगा, अव्वल खान ने कहा। भरपूर हिफाजती इंतजाम के बगैर तुम्हारा मंजरेआम बनाना मौलिक साबित हो सकता है। हिफाजती इंतजाम किए गए तो हुकूमत एक फरीक बन जाएगी, क्योंकि तुम वीरा लाइट की हैसियत से पाकिस्तान में दाखिल होने का कोई सबूत पेश नहीं कर सकोगी। ऐसी सूरत में मकामी हुकाम को तुम्हें गिरफ्तार करना होगा और तुम अपने खून के प्यासों की नजरों में आ जाओगी। मुश्किल यह है कि तुम लोग अमरीकी और आलमी कर्जों पर ऐश करने की वजह से अपनी मसलहतों के असीर हो। वीरा ने चिल्ला कर कहा, दबंग बनकर अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकते। जब अमेरिका में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन रह सकते हैं तो तुम्हारी हुकूमत मेरी गैर कानूनी आमद से बरीउल जिम्मा क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, अव्वल खान ने मुस्कुरा कर कहा। तुम किसी होटल में अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और दोबारा रोपोश हो जाओ, तुम्हें खुले बंदों कोई तहफ्फुज़ फराहम नहीं किया जा सकेगा। इस तदबीर में यही सबसे संगीन खतरा है। इसका मतलब है कि वो जब चाहेंगे इस मसले को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल कुछ ऐसी ही मजबूरी दरपेश है। अव्वल खान बेपसी से अपने चाहने उचका कर रह गया। अब हमें यह फ्लैट भी छोड़ना होगा। सुल्तान शाह ने मायूसी से पूछा। कथी नहीं, अव्वल खान ने फैसला कुल लहजे में कहा। अफसरान बाला इस केस की नौइयत से पूरी तरह बाखबर है।
इस शिकायत के जरिए इन्होंने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि वो तुम्हारे ठिकाने से वाकिफ हो चुके हैं। डटे रहो लेकिन पूरी तरह चौकन्ने रहो। वो लोग बराह रास्त भी इधर का रुख कर सकते हैं। किसी वक्त हालात ज्यादा साजगार ना हुए तो डैनी मेरे घर में भी रह सकता है। हेरोइन का बवाल हम लोगों के हल की छछूंतर बन गया है। सुल्तान शाह उकताए हुए लहजे में बोला। दूर दूर तक गुलखुलासी की कोई सूरत नजर नहीं आती। इन मसाइल का एक ही हल है, वीरा सोचते हुए बोली। डैनी यहां से किसी और मुल्क का रुख करे और वहां अपने नाम के डंके बजाने के बाद खामोशी से पाकिस्तान लौट आए और यहां कोई फर्जी नाम इख्तियार करके गोशा निशीनी की जिंदगी इख्तियार कर ले। थोड़े ही दिनों में सारे दुश्मनी से भूल जाएंगे। असल मसला ही गोशा नशीनी का है। गजाला ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, जिमी लाइट से इन्होंने बगावत की थी, इसलिए इससे दुश्मनी की बात समझ में आती है। लेकिन रास अलमेडा ने इनका क्या बिगाड़ा था? खराबी यह है कि ये अपने इर्द गिर्द रूनुमा होने वाले वाकयात से बहुत ज्यादा बाखबर रहने की कोशिश करते हैं और फिर चक्रों में उलझते चले जाते हैं। ये आज भी गोशा नशी हो जाए तो सारे मसाइल खत्म हो सकते हैं। ये खूबी इख्तियारी नहीं होती। अव्वल खान ने गजाला से मुखातब होकर कहा, जो लोग बेहिस्स होते हैं वो सब कुछ देख कर भी जिंदा लाशों की तरह आगे बढ़ जाते हैं। हर चीज पर अपना हक समझते हैं मगर अपने हिस्से की जरा सी भी जिम्मेदारी कबूल करने पर आमादा नहीं होते। इनकी कमी वो लोग पूरी करते हैं जो हिसास और फाल तबीयतों के मालिक होते हैं, खतरात और जिम्मेदारियों को सूंघते फिरते हैं। कोई भी कौम ऐसे ही फरशनास लोगों के दम कदम से तरक्की करती है, वरना फिर जवाल शुरू हो जाता है। तुम डैनी का मिजाज नहीं बदल सकती। ये जरूरी नहीं कि आदमी किसी दो में से एक इंतहा पर ही चलता रहे, वीरा बोली। इनके दरमियान हजारों बल्कि करोड़ों इंसान जिंदा रहते हैं और कभी मायूसी को अपने पास भटकने नहीं देते। मिजाज बदले या ना बदले, डैनी को अपने अतवार जरूर बदलने होंगे, वरना एक दिन अचानक ही हम इसे ढूंढते रह जाएंगे। हैरत है कि एक रात की समंधी तफरीह के बाद तुम डैनी की तारीफ कर रही हो। सुल्तान शाह की बात पर वीरा भड़क उठी। ज्यादा तलखलामी करोगे तो अभी तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। मैंने डैनी को बुरा कब कहा है? लड़ो नहीं, मैं जरा अपने दफ्तर बात कर लूं। अव्वल खान ने फोन का रिसीवर उठाकर इन दोनों को खामोश कर दिया। अव्वल खान मुझे पहले ही बता चुका था कि स्टेशन 4 के कैंप ऑफिस में टेलीफोन की एक आरजी लाइन फौरी तौर पर फराहम की जा चुकी थी, जिसकी वजह से इसे दफ्तर से राब्ता रखने में सहूलत हासिल हो गई थी। अव्वल खान को बताया गया था कि मुकर्रर वक्त पर बख्शिल को वापस लाने के लिए STF के 2 एहलकार शहर गए हुए थे। वो इनकी वापसी से पहले अपने दफ्तर पहुंचना चाहता था, इसलिए फौरन ही उठ खड़ा हुआ। यह प्रोग्राम पहले से तय हो चुका था कि बख्शिल से दूसरी मुलाकात में मुझे भी अव्वल खान के साथ शरीक होना था। मैं इसके साथ हो लिया। नीचे अव्वल खान की सरकारी गाड़ी मौजूद थी। हम दोनों इसी में मलेर छावनी के लिए रवाना हो गए। हम दोनों ही खामोश और अपनी अपनी जगह सोचों में डूबे हुए थे। घर से रवाना होते हुए मैंने बाहर सफेद रंग की एक शरार देखी जिसका इंजन स्टार्ट था। इस वक्त मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रेलवे पुल अबूर करते हुए मैंने गैर इरादी तौर पर गिरदोपेश का जायजा लिया तो वही सफेद शरार मुझे चंद गाड़ियों के बाद नजर आई और मैं इस पर तवज्जो देने पर मजबूर हो गया। मुझे याद था कि इब्तिदा में मुझे शरार की अगली नशिस्तों पर कमीज शलवार में मलबूस 2 तनुमंद शख्स नजर आए थे। अदम तुझी की वजह से मैं इनकी सूरतें ज़हन नशीन नहीं कर सका। मैं इस कोशिश में था कि किसी तरह एक मर्तबा भी मैं इनके चेहरे देख लूं ताकि वो मेरे हाफजे में महफूज हो जाएं। फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर वाले सिग्नल तक सफेद शरार को आगे निकलने के कई मौके मिले, लेकिन वो चंद कारों का फासला बरकरार रखते हुए एक कितार में हमारे पीछे आती रही। सिग्नल बंद था, ट्रैफिक रुक गया। हमारे बाएं तरफ की कितार खाली थी। हमारे पीछे वाली टैक्सी निकलकर हमारे बराबर में आ गई। शरार उसी कितार में आगे सरक आई। अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त था तो वो गाड़ी हमारे ताक़्क़ुब में थी। तो बार बार पीछे मुड़कर इन्हें होशियार कर दोगे? अव्वल खान ने पुरस्कून लहजे में तादीब करके मुझे हैरान कर दिया। सफेद शरार मेरी नजरों में है, चाराए फैसल पर वो भाग जाएंगे। मैं समझ रहा था कि तुम ताक़्क़ुब से बेखबर हो। मैं यकीन करना चाह रहा था। मेरे सामने 3 अकबनुमा आईने मौजूद थे। वो सनसेट बुलेवार्ड से ही मेरी नजरों में आ गए थे और मैं इनसे निपटने की हिकमत अमली सोच चुका हूँ। कुछ देर पहले सब कुछ पुरस्कून नजर आ रहा था। पहले मेरे ज़हन में फ्लैट के अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास ने सर उबारा, क्योंकि फ्लैट का फोन नंबर हमारे दुश्मनों के इल्म में आ चुका था। फिर अव्वल खान ने भी वही बात दोहराई। बाहर निकले तो शहराड हमारी रवानगी की मुंतजिर थी। पता नहीं वो कौन लोग थे और हमारे किस हरीफ के लिए काम कर रहे थे। ये इम्कान भी अपनी जगह पर मौजूद था कि इनके कुछ साथी फ्लैट की निगरानी पर जमे रहे हों और वहां नफरी में कमी वाक़ होती फ्लैट में रह जाने वालों को हरासा करने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद थी कि दोनों औरतें सुल्तान शाह की मदद से हर खतरे का मुकाबला करने की काबिल थी। शाहराह फैसल पर इब्तदाई 3 ट्रैफिक सिग्नल अबूर करते हुए हमारे और शहराड के दरमियान सिर्फ 2 गाड़ियां रह गई थी। चौथे सिग्नल पर इनमें से एक गाड़ी ने दाहिनी तरफ मुड़ने का इशारा देते हुए रुख काट लिया। ट्रैफिक तेजी से रवान था। अव्वल खान ने चौथा सिग्नल अबूर करते ही गाड़ी को कितार से बाएं तरफ निकालकर अचानक रफ्तार कम करनी शुरू कर दी। उसकी वो हरकत इस कदर गैर मुतवक्का थी कि शहराड वालों को इसका तोड़ करने का कोई मौका नहीं मिल सका और वो तेजी के साथ हमारे बराबर से गुजर गए।
इस मौका पर मैं शेराड के दोनों सवारों को देखने में कामयाब हो गया। वो मामूली खदो खाल वाले आम से नौजवान थे। रफ्तार कम करते करते अव्वल खान ने गाड़ी सड़क के किनारे से लगा दी और इस वक्त तक वहां रुका रहा जब तक शेराड सड़क के खफीफ से घुमाव में हमारी नजरों से ओझल ना होगी। शेराड के गायब होते ही अव्वल खान ने गाड़ी दौड़ाई और बाएं तरफ मुड़ गया। वो शाहराह फैसल की खाक छानते रहेंगे। अब हम यूनिवर्सिटी रोड से छावनी में दाखिल होंगे। सीधी सड़क पर उसने रफ्तार बढ़ाते हुए कहा, वो हमारी गर्द भी नहीं पा सकेंगे। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। इन्हें खोकर हमने एक नागहानी कलिश मोल ली है। पता नहीं वो कौन थे और क्या चाहते थे। इन्हें कहीं घेर लिया जाता तो वो फंस सकते थे। मैं इस वाकये में उलझकर वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। इस वक्त मेरी नजरों में बख्शिल और हाजी सबसे ज्यादा अहम है। बड़े बदमाश हाथ आ जाएं तो छोटी मोटी कड़ियां खुद ब खुद मिल जाएंगी। सोचने वाली बात यह है कि कुछ नामालूम लोग हमारे फ्लैट तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल है, उसने एतराफ किया, मगर इस वक्त हम बेबस हैं। अगर वो दुश्मनी पर संजीदा हैं तो जल्द ही दोबारा सामने आएंगे। उस वक्त हम इनसे दो दो हाथ कर लेंगे। वो एक मुख्तसर और सिलसिल खेज वाक़या था। हम सारे रास्ते उसी के बारे में बातें करते रहे और मुकर्रर वक्त से चंद मिनट पहले ही अव्वल खान के दफ्तर पहुंचने में कामयाब हो गए। अव्वल खान ने अपने आदमियों को हदायत कर दी थी कि बख्शील के पहुंचते ही उसे मुतल्ला किया जाए। बख्शील मुकर्रर वक्त से काफी देर बाद स्टेशन 4 लाया गया। उसकी आंखों पर बंधी हुई स्याह पट्टी खैमे में पहुंचने के बाद उतार दी गई। बख्शील ने अपनी हथेलियों से दोनों आंखें रगड़ी और नीम मुर्दा आवाज बोला, साहब काजी बहुत गुस्से में है। इस वक्त वो किसी की बात नहीं सुन रहा। वो अपने दोस्त की तलाश में पागल हुआ जा रहा है। ये उसके किस दोस्त का किस्सा है? मैंने अनजान बनकर सवाल किया। गफूर भट्टी को कल शाम ट्रैफिक के झगड़े में कुछ बदमाश उठाकर ले गए थे। वो अभी तक घर नहीं लौटा। हाजी को दुबई से आते ही यह खबर मिली थी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका गुस्सा बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हो सकी? मैंने पूछा। बात हुई थी, उसने सर झुकाकर कहा। वो कहता है कि गफूर भट्टी को लाओ और दोनों को ले जाओ, और अगर गफूर भट्टी वापस न आया तो क्या होगा? मैंने रसानिया से पूछा। उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। उसने शहर के बड़े अफसरों को धमकियां दी हैं कि सुबह तक गफूर भट्टी का पता न चला तो वो शहर की सड़कों से अपनी मर्जी के लोगों को उठवा लेगा। जहां उसका दोस्त महफूज नहीं रह सकता वहां कोई भी महफूज नहीं रहेगा। इस वक्त वो भारतीयों का किस्सा भूल चुका है। वो खौफ से अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए कमजोर आवाज में बोला, तुम चाहो तो उससे फोन पर बात कर सकते हो। तुमने उसे हमारे बारे में क्या बताया? अव्वल खान ने फोन नंबर नोट करके उससे अगला सवाल किया। साहब फौज होती है, मैं उसको क्या बता सकता था? इस वक्त वो सबको गालियां बक रहा है। उसे गफूर भट्टी के ड्राइवर ने बताया कि हादसे के वक्त भट्टी नेवी वालों से मिलने जा रहा था। वो इन पर बहुत नाराज है। मैंने बहुत कोशिश की मगर उसने मेरी कोई और बात नहीं सुनी। तुम हाजी के बहुत अहम आदमी हो। तुम्हारे साथ कितने आदमी तुम्हें छोड़ने आए थे? इसने दोनों हाथ छोड़ दिए और कहा, साहब मैं गरीब मस्कीन आदमी हूँ। हाजी के टुकड़ों पर पल रहा हूँ, इसलिए मेरी धाक है। मैं फौज से धोखा नहीं कर सकता। अकेला गया था और अकेला ही वापस आया था। मैंने किसी को नहीं बताया कि मुझे मलेर छावनी में लाया गया था। मुझे रेशम बख्त के घर से सादा कपड़ों वाले फौजी लाए थे, इसलिए हाजी के सिवा किसी को मालूम नहीं कि मुझे तुमने पकड़ा था। वो आ जाते तो तुम्हें रिहाई मिल सकती थी। अब हाजी का गुस्सा ठंडा होने तक तुम यही कैद रहोगे। वो रो देने वाली आवाज में गिड़गिड़ा कर हमें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने लगा। हम दोनों उसकी फरियादों को नजरअंदाज करके खैमे से बाहर निकल आए। अब तुम गफूर भट्टी को कहां से लाओगे? मैंने रास्ते में अव्वल खान से पूछा। अभी वो मुश्तिल है और इस वजह से बात समझने से कासिर है, वरना यह बिल्कुल सीधा मामला है। गफूर भट्टी तस्वीरों के लिए नेवी वालों के दफ्तर जाते हुए अगवा हुआ। उसके अगवा के 12 घंटे बाद बख्शील को उसकी महबूबा के घर से उठा लिया गया। अब अगर बख्शील दोनों आदमियों का मुतालबा लेकर इसके सामने गया था तो उसे समझ लेना चाहिए था कि यह एक ही सिलसिले की तरतीब वार कड़ियां हैं। वो नहीं समझ रहा तो उसे समझाना पड़ेगा। मैंने तलखी से कहा, मैं तुम्हारे दफ्तर से उसे फोन करता हूं। सोच लो, हम लोगों के बराह रास्त सामने आने से मामला बिगड़ भी सकता है। अगर उसने इनकार कर दिया तो भरपूर ऑपरेशन नागुज़ीर हो जाएगा। बख्शील के जरिए यह काम बहुत इत्मीनान से हो सकता है। अव्वल खान ठीक कह रहा था। अगर हाजी और भट्टी में इसी कदर गहरी दोस्ती थी तो भट्टी के अगवा को रा के एजेंटों से मिलाने के बाद मामलात उलझ सकते थे। बरादरी में नाक ऊंची रखने के लिए हाजी इन दोनों के बदले भट्टी की वापसी का मुतालबा कर देता, जिसे पूरा करने किसी सूरत मुमकिन नहीं था। अगर उसे भनक में मिल जाती कि भट्टी मारा जा चुका है तो वह महज जिद में रा के एजेंटों की भरपूर मदद करने पर तुल जाता। ऐसी सूरत में ऊपर नाले मसाइल किस कदर संगीन हो सकते थे, इसका तसव्वुर ही लर्ज़ाखेज़ था। अव्वल खान के दफ्तर में मैंने फोन का रिसीवर उठाया तो उसने उंगली से क्रैडल दबा दिया और मुतजस्सिस लहजे में पूछा, किसे फोन कर रहे हो? घर या हाजी दिलमुराद को? दोनों को। तुम फिक्र ना करो, मैंने मामला सुलझाने की इकरार निकाली है। तुम सुनकर खुश हो जाओगे। उसने क्रैडल को दबाव से आजाद कर दिया। पहला फोन मैंने घर किया। फोन सुल्तान शाह ने उठाया और बताया कि वहां हर चीज नॉर्मल थी। मैंने उसे अपनी
गाड़ी के नाकाम ताक़ुब की वारदात से आगाह किया। बख्शिल का दिया हुआ नंबर मिलाना शुरू कर दिया। तीसरी घंटी पर फोन उठा लिया गया। हेलो। फाड़ खाने वाली खूनखार आवाज मेरे कानों से टकराई। क्या बात है? आवाज और लहजे से अंदाजा हो रहा था कि वही हाजी दिल मुराद होगा। मैंने एहतियात के तौर पर कहा, हाजी दिल मुराद से मेरी बात करवा दो, बहुत जरूरी काम है। अब एक काम बोल है। वो इस वक्त आपे से बाहर हो रहा था। मैं हाजी नहीं तो क्या तेरा बाप बोल रहा हूं? बेइख्तियार मेरा दिल चाहा कि उसे एक वजनी और गंदी सी गाली दूं, मगर मैं खुद पर जबर करके रह गया। गाली सुनकर वो फोन बंद कर देता तो मेरा मकसद फोत हो जाता। पता नहीं दोबारा फोन पर आता या बात टाल देता। आवाज धीमी रखकर मेरी बात सुनो। गफूर भट्टी को जिंदा देखना चाहते हो तो पैसे का बंदोबस्त करो। भट्टी? भट्टी की तरह? इससे मेरी बात करवाओ। गफूर भट्टी का नाम सुनते ही उसकी आवाज धीमी और मुस्तरबाना होगी। उसका लबो लहजे की तब्दीली से जाहिर हो रहा था कि वो भट्टी को बहुत अजीज रखता था। इसे दवा दी गई है, वो सोया हुआ है। मैंने तजस्सुस पैदा करने के लिए सरगोशाना आवाज में कहा, इससे तुम्हारी बात नहीं हो सकती। इसका कहना था कि तुम दुबई में हो और तुम ही उसे मुसीबत से निजात दिला सकते हो। मैं दुबई से रात आया हूँ, वो किसी मुसीबत में है। तुम कौन हो? मैं इसी शहर का एक सेठ हूँ। भट्टी के ड्राइवर ने कल मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट किया है, फिर उसने मेरे आदमियों को डराने के लिए फायरिंग भी की थी। हम चूहे नहीं हैं, कमाने के साथ इज्जत से जिंदा रहना भी जानते हैं। मेरे आदमी भट्टी को उठा लाए। अब पैसा दो और उसे वापस ले लो।